तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक शख्स जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छी खासी नौकरी, शादी हो गई, बच्चे, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जब वो बेरोजगार हो जाता है। सर पर कुछ कर्ज भी, उसे वापस लोन चुकाना है। बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने एक अजीब रास्ता अपनाया इस कर्ज से उबरने का। उसने तय किया कि वो सोशल मीडिया पर किसी ऐसी लड़की को ढूंढेगा जिससे उसका कर्ज भी उतर जाए और जरूरत पड़ी तो उसे मार भी दे। अमूमन जब कोई किसी का कत्ल करता है तो या तो दुश्मनी होती है या कुछ और बात होती है। कत्ल करने वाला कातिल और मकतूल यानी मरने वाला दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं जानते हैं। इवन सुपारी किलिंग में भी अगर कुछ होता है तो एक तस्वीर दी जाती है, मोटिव, रीजन होता है। लेकिन ये कमाल का शख्स जिसकी किसी से दुश्मनी नहीं, और कोई भी हो सकता है जो उसके हाथों मारा जाए, लेकिन वो तय करता है कि वो ऐसे ही करेगा। और फिर इसके बाद एक कत्ल होता है। इसके बाद कैसे पुलिस उस तक पहुंचती है, पेश है पूरी कहानी। ये कहानी है 2016 की, कहानी है बेंगलुरु की। पंजाब की एक लड़की जो पहले दिल्ली और फिर गाजियाबाद में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करती थी, उसका ट्रांसफर हो जाता है बेंगलुरु में। वो इंटेल कंपनी में जॉब करती थी, बहुत ही रेपुटेड कंपनी। नाम था कुसुम रानी सिंगला। कुसुम 2016 में बेंगलुरु में थी। बेंगलुरु आए हुए करीब 3 महीने हुए थे। 2015 के आखिर में, नवंबर में बेंगलुरु शिफ्ट हुई थी, ट्रांसफर जब हुआ। और फिर वहाँ उसने एक अपार्टमेंट में एक घर लिया और एक उसकी एक और रूम पार्टनर थी, निधि। तो ये दोनों उसी अपार्टमेंट में रहते थे। महावीर किंग पैलेस, एक ठीक ठाक अच्छा अपार्टमेंट, और इसमें तमाम सुरक्षा, सिक्योरिटी भी, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए गेट पर, हर कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन निधि और कुसुम ये दोनों 3 महीने के करीब आसपास हुआ था एक ही फ्लैट में रहते हुए, पर दोनों बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रूम पार्टनर भी होते हैं लेकिन खुलते नहीं एक दूसरे से। और अभी 3 ही महीने हुए थे कुसुम को, तो बहुत ज़्यादा कुछ एक दूसरे के करीब या दोस्ती नहीं हुई थी। और दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। जो निधि थी वो भी एक कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। 9 जनवरी 2016 की बात है। दफ्तर से शाम को निधि अपने घर आती है। जब घर आती है, दरवाज़ा खोलती है, दूसरी चाबी उसी के पास थी, अंदर दाखिल होती है। तो दाखिल होते ही उसे कुछ ब्लड स्टेन दिखाई देते हैं, खून के निशान। वो घबरा जाती है, फौरन उल्टे पांव दरवाजे से बाहर आती है, शोर मचाती है, गार्ड को बुलाती है, कहती है कि मेरे घर के अंदर खून है, कुछ हुआ है। गार्ड आता है, देखता है खून के निशान है। गार्ड के साथ 1-2 लोग और अंदर के कमरे में दाखिल होते हैं। वही कमरा जिसमें कुसुम 3 महीने पहले आई थी। अंदर जाते हैं तो अंदर का मंजर बेहद खौफनाक। कुसुम फर्श पर लेटी हुई है, गले में उसके लैपटॉप के चार्जर की तार है, और वो तार से उसका गला घोंटा गया, लेकिन इस तरीके से घोंटा गया कि गला कट गया और उसकी वजह से वहाँ पर खून भी बहने लगा। गार्ड ये देखता है, बदहवास बाहर निकलता है, पुलिस को फ़ोन करता है। बेंगलुरु पुलिस अब मौके पर आने के बाद अब छानबीन करती है। अब सबसे पहला तो गवाह एक ही है, उसकी अपनी पार्टनर निधि। पुलिस निधि से पूछताछ करती है कि मरने वाली कौन, क्या। तब निधि बताती है कि 3 महीने पहले आई थी, कुसुम नाम है, पंजाब की रहने वाली, इतना जानती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम दोनों बहुत कम बातें करते थे। दोनों की शिफ्ट भी अलग थी और शायद एक दोनों रिजर्व रहने वाले लोग थे दोनों ही। तो कौन बॉयफ्रेंड, कौन दोस्त, कौन नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब पुलिस कमरे की तलाशी लेती है, अंदर से कोई मोबाइल फ़ोन नहीं मिलता। निधि बताती है कि कुसुम के पास एक फ़ोन था, फ़ोन गायब। पुलिस घर की और तलाशी लेती है तो देखती है कि उसके बेडरूम से एक खिड़की है, जाली है, उसके ऊपर भी कुछ ब्लड स्टेन है। पुलिस नीचे झाँकती है, पुलिस की एक टीम जाती है। नीचे एक खून से सना हुआ एक जीन्स पैंट मेल का, वो पड़ा हुआ था। अब पुलिस सब कुछ तफ्तीश करने के बाद, जिस अपार्टमेंट में कुसुम ने घर लिया, वहाँ के कागजात देखने के बाद कुसुम के घर वालों का पता मिलता, फ़ोन नंबर मिलता, उनके घर वालों को खबर दी जाती है। खबर पाके वो लोग आते हैं।
इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। शुरुआती कोई जानकारी नहीं, माँ बाप को भी कुछ पता नहीं। बेंगलुरु आई 3 महीने से सिर्फ हाय नॉर्मल बातें होती थी, पर्सनल ज़िंदगी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। हाँ, इस पूछताछ के दौरान ज़रूर ये पता चला कि कुसुम की एक ज़माने में शादी हो चुकी थी, लेकिन रिश्ता चला नहीं। फिर उसने डिवोर्स ले लिया। उसके बाद कुछ मैट्रिमोनियल साइट्स पर उसने अपनी दोबारा शादी करने की ख्वाहिश जताई और उसको लेकर कुछ अपना प्रोफाइल डाला था। मतलब वो दूसरी शादी करना चाहती थी। बस ये सरसरी सारी जानकारी थी। पंजाब की रहने वाली थी। अब पुलिस तफ्तीश करती है, तफ्तीश शुरू करती है, लेकिन कोई ऐसा क्लू हाथ में आता नहीं है। लेकिन हाँ, इस दौरान में पुलिस जब इस सोसाइटी महावीर किंग पैलेस के विजिटर रजिस्टर को देखती है कि उस दिन कितने कितने कौन कौन लोग आए, तब उसमें पुलिस की नज़र उस रजिस्टर पर दोपहर 12:20 पर एक नाम पर पड़ता है। नाम था सुखबीर सिंह, और इत्तेफाक से सुखबीर सिंह इसी कुसुम से मिलने के लिए आया था। 12:20 की एंट्री थी और 3:20 पर एग्जिट। मतलब 3 घंटा वो आया और रहा। अब एंट्री किया, इसका मतलब है कि खुद कुसुम ने उसे अंदर बुलाने की इजाज़त दी, तभी वो अंदर गया। मतलब कोई जानकार था। नाम उसने लिखा था सुखबीर सिंह। उसके आगे उसने अपना मोबाइल नंबर भी लिखा था। पुलिस ने उस नंबर पे कॉल किया, मोबाइल स्विच ऑफ, और वो नंबर चालू ही नहीं था। मतलब वो कोई गलत नंबर दे गया था और मोबाइल बंद भी था, और काफ़ी वक्त से वो चालू नहीं था। अब नाम था रजिस्टर में, लेकिन नंबर गलत, तो इसका मतलब ये है कि शायद जो उसने अपना नाम लिखा रजिस्टर पर वो भी गलत हो। फिर भी पुलिस तफ्तीश करती है। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। चूँकि रजिस्टर पर एंट्री और एग्जिट का टाइम था, उस टाइम के हिसाब से जब सीसीटीवी कैमरे में देखा जाता है तो एक शख्स दिखाई देता है, और कैमरे में उसका चेहरा भी साफ था। अब पुलिस उस चेहरे को देखती है, आसपास के लोगों से पूछती है, लेकिन उसे कोई जानता नहीं था। अब चेहरा था, नाम था, असली के नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन पुलिस के पास इतनी जानकारी थी। तो पुलिस इसी के सहारे अपनी तफ्तीश आगे करती है। आसपास के लोगों से, कुसुम के ऑफिस से सारी जानकारी इकट्ठा करती है, पर कोई जानकारी मिलती नहीं है। इसी दौरान में पुलिस अब जो कुसुम का मोबाइल जो गायब था उसका सीडीआर निकलवाती है, और सीडीआर निकलवाने के बाद उसके कॉल डिटेल खंगालती है। जब कॉल डिटेल खंगालती है तो उस दिन यानी 9 जनवरी को जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, उस दिन सुबह से करीब 8 बजे से लेकर 12:20 से पहले तक एक नंबर से कई कॉल थे, और 12:20 से 3:20 के बीच में उस नंबर से कोई कॉल नहीं था। तो पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि ये नंबर, ये कॉल उसी शख्स का है जो मिलने आया, यानी रजिस्टर पर जिसका नाम सुखबीर सिंह है। अब पुलिस ने उस नंबर को निकालने का फैसला किया। जब उस नंबर पर पुलिस गई तो पता चला कि वो नंबर असल में हरियाणा का है, और हरियाणा में एक शख्स है जिसका नाम है सुखबीर सिंह, उसके नाम पर है, और वो पलवल का रहने वाला, हरियाणा की एक छोटी सी जगह। जैसी ये जानकारी मिली, बेंगलुरु पुलिस की एक टीम फौरन शाम की फ्लाइट पकड़ती है और सीधे दिल्ली से हरियाणा के लिए निकल पड़ती है। दिल्ली से हरियाणा जाती है। वहाँ जाने के बाद उस नंबर के ज़रिए वो जो एड्रेस था, हरियाणा पुलिस को भी अपने साथ भरोसे में लेती है, और फिर ये लोग उस घर तक पहुँचते हैं पलवल में। जब ये घर के अंदर दाखिल हुए, एक शख्स सो रहा था सादी वर्दी में। पुलिस, उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा सुखबीर। फौरन पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद अब पुलिस उसे अपने साथ वापस बेंगलुरु लेकर आती है। पुलिस ने अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन अब भी ये था कि हमने अरेस्ट तो किया है, ये कॉल डिटेल है, लेकिन इसके अलावा कोई सबूत नहीं, कोई विटनेस नहीं, कोई गवाह नहीं। सोसाइटी में आने जाने की तस्वीर है, रजिस्टर में एंट्री है। ये भी हो सकता है कि वो ये बोले आगे चलकर कि भाई मैंने तो अपना असली नाम लिखा था सुखबीर, अगर मैं कोई गलत होता तो मैं फेक नाम लिखता, और मैं बिना चेहरा छुपाए हुए एंट्री किया, मुझे पता था सीसीटीवी कैमरे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। पुलिस के लिए केस चैलेंजिंग था। कत्ल हुआ था। अब कातिल होने का जिस पर शक था उसे बेंगलुरु से आकर हरियाणा से उठा चुके थे, अपने साथ ले गए। अब उससे पूछताछ शुरू होती है।
वो पुलिस से साफ इनकार करता है, अपना जुर्म एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। इस दौरान पुलिस की एक दूसरी टीम अब बाकी चीजों पे लगी हुई है, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कड़ियों को जोड़ना था। अब पुलिस इधर सुखबीर से पूछताछ करी और जो वो बताया उसको वेरीफाई करने के लिए दूसरी पुलिस को मैसेज दिया जाए और उसको वो वेरीफाई कर रही है। तो उससे पूरी पूछताछ हुई कि भाई ये बताओ तुम यहाँ कैसे आए, कैसे गए, कहाँ रुके, क्या किया। उसने एक पूरी कहानी सुनाई। पुलिस ने वो सारी कहानियों को वेरीफाई किया, लेकिन कुछ और चीजें भी वेरीफाई कर रही थी। इसके बाद आखिरकार कुछ ऐसे सबूत रखे जब उसने अपना जुर्म कबूल किया। शायद सुखबीर को यह भी पता था कि पुलिस कस्टडी में दिया गया बयान कोई मतलब नहीं है, तो चलो बोल दो ताकि पिटाई से बच जाए। तो उसने फिर पूरी कहानी सुनाई बेंगलुरु पुलिस को। अब बेंगलुरु पुलिस ने वो कहानी सुनी। अब जो पूरी कहानी थी वो कहानी कुछ यूं थी। कहानी ये थी कि सुखबीर दिल्ली में रहता था और याहू कंपनी में काम करता था। इसके बाद उसने एक दूसरी कंपनी ज्वाइन की और फिर वो 2011 से 13 तक बेंगलुरु में रहा। बेंगलुरु में भी उसने जॉब किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था पेशे से। इस दौरान उसकी शादी हुई, एक बच्चा। फिर अचानक कुछ हालात ऐसे बने कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया, वो बेरोजगार हो गया। अब वो दिल्ली आ गया। जब वो रोजगार था उसने बहुत सारी चीज़ें ईएमआई पर ले रखी थी। अब वो कर्ज में डूब गया, लोन चुकाना, ईएमआई चुकाना, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वक्त बीता 2015, आखिरी दिन था। 31 दिसंबर 2015 की कहानी है ये। 31 दिसंबर 2015 जब पूरी दुनिया और हमारा देश सब भी मिलकर नए साल 2016 के स्वागत की तैयारी कर रहे थे और 15 को विदा कर रहे थे, उस 2015 की आखिरी दिन, आखिरी तारीख 31 दिसंबर को सुखबीर के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने क्या किया कि 31 दिसंबर की शाम फेसबुक पर गया और उसने बल्क में थोक के भाव हैप्पी न्यू ईयर का विश डाल दिया, हैप्पी न्यू ईयर। और डालने के बाद अब वो देखने लगा कि कौन कौन एक्सेप्ट करता है, रिप्लाई करता है। अब उसने डाल दिया, उसके बाद एक हफ्ता बीत गया। इस दौरान में बहुत सारे आए, एक्सेप्ट हो रही है वो। तो हैप्पी न्यू ईयर को लेकर बहुत सारे लोग अमूमन ऐसे मौके पर रिएक्ट भी करते हैं, रिप्लाई भी करते हैं, हार्ट भी बनाते हैं, फूल भी भेजते हैं। तो उसने भेजा और जो भी उसके इसमें थे ग्रुप में बहुत सारे, जिसमें आप एक सजेशन भी आता है, फ्रेंडशिप। अब वो चूंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो उसने जितने भी ऐसे सजेशन थे और उसके पेशे के थे उनमें से बहुत सारे को फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ ये हैप्पी न्यू ईयर भी भेजा और ग्रुप में ऑलरेडी भेज चुका था, अपने वॉल पे भी कर चुका था। 8 दिन के बाद 8 जनवरी 2016 बेंगलुरु में बैठी कुसुम सुखबीर के फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। मतलब एक बल्क में जो उसने हैप्पी न्यू ईयर का भेजा, उसके बाद फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, फिर उसने कर लिया। 8 जनवरी को जब उसने फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, इसके बाद फिर इन दोनों में बातचीत शुरू हुई। बातचीत चलती रही, फिर धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में जाना। तो सुखबीर को पता चला, सुखबीर को, कि कुसुम जो है वो डिवोर्सी है और वो दोबारा शादी करने के लिए उसने मैट्रिमोनियल साइट पर कुछ चीज़ें भी डाल रखी। तो उसने फिर दोनों प्यार का भी इजहार कर चुके और उसने ये नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन एक बार उससे पहले मिलना है। कुसुम को लगा इससे बेहतर क्या होगा। कुसुम ने कहा ठीक है, आ जाओ। इसी के बाद सुखबीर 19 जनवरी की सुबह दिल्ली से 7:30 बजे की फ्लाइट पकड़ता है और सीधे बेंगलुरु पहुंच जाता है। बेंगलुरु जाने के बाद एयरपोर्ट से उतरता है। कुसुम का एड्रेस उसे मालूम था, उसे मिल चुका था। 12:20 पर वो कुसुम के घर पहुंचता है। कुसुम की रूममेट की जो शिफ्ट थी वो सुबह से शाम तक की थी, ये भी पता था। कुसुम घर में अकेली थी। ये वहां जाता और ये भी सोचता है कि अगर वो पैसे वाली होगी तो उससे शादी करेंगे। पहला थॉट उसका ही आया। अब वो अंदर गया, कुसुम से मिला, लेकिन उसे कुसुम पसंद नहीं आई।
उसे लगा कि नहीं, इससे शादी नहीं करेंगे। लेकिन असली मकसद था उसका कि किसी तरह लोन चुकाना है और पैसे हासिल करने हैं। इस प्यार भरी बातों के दौरान जो फेसबुक पे चल रहा था, उसने कुसुम की सैलरी, इन्वेस्टमेंट, खर्चा, फैमिली की जिम्मेदारियां सब पूछ चुका था। तो इसलिए ये था कि कुसुम के पास ठीक ठाक पैसे हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त से जॉब कर रही थी। तो फिर उसने बड़ी ईमानदारी से उससे कहा कि देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, तुमसे प्यार करता हूँ और इस वक्त मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है, तो अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो तो बाद में लौटा देंगे। अब पहली मुलाकात, कुछ दिनों का प्यार और अचानक पैसे। कुसुम को लगा ठीक नहीं है। कुसुम ने मना कर दिया। उसने फिर से कहा, रिक्वेस्ट किया, उसने मना कर दिया। सुखबीर को फिर गुस्सा आ गया। उसने वही लैपटॉप बिस्तर पर रखा हुआ था और वो चार्ज पे था। उसने वो चार्जिंग से हटाया और उसी चार्जर के वायर से कुसुम के गले में डाला और जोर से उसका गला घोट दिया। थोड़ा सा गला कट भी गया तार की वजह से, खून गिरने लगा, उसके जीन्स पे गिरा। इसके बाद चूंकि वो दिल्ली से गया था, बैग उसके पास था, उसने जीन्स बदले। जब कुसुम की मौत हो गई तो फिर उसने उसका मोबाइल उठाया, तलाशी ली, उसके घर से चेकबुक उठाया और ये सारी चीज़ें लेने के बाद वो घर से निकल जाता है। 3 घंटे बाद वहाँ से जाता है एक मॉल, वहाँ से शॉपिंग करता है, एटीएम में जाता है, एटीएम से कार्ड से पैसे लेता है। फिर उसके बाद वो बेंगलुरु टू मुंबई की फ़्लाइट बुक करता है, फिर मुंबई टू दिल्ली की फ़्लाइट बुक करता है, और सारे उन्हीं पैसों से। और ये सब करने के बाद, और उसके जो मोबाइल था, फ़ोन, उसके अंदर सारे पासवर्ड लिखे हुए थे। बहुत सारे लोग अपने मोबाइल में ऐसे कीमती पासवर्ड लिखते हैं जो नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल आपका चोरी हो गया तो किसी और के हाथ में होगा। तो कुसुम के मोबाइल में वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी। इवन उसने अपने चेकबुक का जो साइन किया हुआ था, उस साइन की तस्वीर भी थी उसके मोबाइल पे। एटीएम नंबर भी था उसका, पिन कोड। तो उसने आसानी से उससे एटीएम से पैसे निकाले। इवन एक चेक से उसने 40,000 उसके नकली साइन किया, क्योंकि तस्वीर मोबाइल पे देखा और साइन था, उसकी कॉपी की और 40,000 रुपये निकाले। तो इस तरीके से करीब 1 लाख रुपए के आसपास निकाला और नेक्स्ट डे वो पहुंच गया वापस पलवल। उसे ये था कि कोई कुछ पता भी नहीं चलेगा, पकड़ में भी नहीं आएंगे। लेकिन एक सीसीटीवी की तस्वीर और कुसुम का लास्ट कॉल, इन दोनों चीज़ों ने पुलिस को उस तक पहुंचा दिया। पुलिस ने पकड़ा, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि यहाँ पे सारी चीज़ें थी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अलावा, विटनेस कोई नहीं, सबूत कोई नहीं, कत्ल करते हुए किसी ने नहीं देखा। फिर भी अदालत में ये मामला गया, और जब ये अदालत में मामला गया तो सबसे पहले तो यही वकीलों ने कहा कि इसमें कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। लेकिन कोर्ट में मुकदमा चला और पुलिस ने सारी कड़ियों को जोड़ा। उस सोसाइटी का सीसीटीवी कैमरा, गेट पे एंट्री और एग्जिट का वक्त, जिस जिस एटीएम से पैसे निकाले वहाँ की तस्वीरें, जिस मॉल में गया वहाँ की तस्वीरें, जो फ्लाइट की टिकट बुक कराई वो भी उसी के पैसे से, उसका भी डिजिटल डिटेल, एयरपोर्ट से उसकी सीसीटीवी की तस्वीरें, जाते हुए तस्वीरें, ये सारी चीज़ें जब एक साथ करके कोर्ट के सामने रखा गया और पूरी कहानी रखी गई, फिर वो फेसबुक वाला रिक्वेस्ट और वो सारी चीज़ें, कोर्ट कन्विंस हो गई और फिर आखिर में सुखबीर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इस वक्त भी सुखबीर बेंगलुरु के जेल में अपनी सज़ा काट रहा है और इस फैसले को उसने ऊपरी अदालत में चुनौती दी हुई है। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।